और बड़ों में हम आ जाते हैं, डिवाइडेड इनटू इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल। अब इसमें अंदर देखें फंगल भी आ गया, पैरासाइट भी आ गया और नॉन इन्फेक्शन कॉजेज भी आ जाएंगे। फंगल भी ऐड हो गया, पैरासाइटिक भी ऐड हो गया, बैक्टीरियल, वायरल। और मैं आपको बड़े ज़माने से ये कह रहा हूँ कि फोकस करें वायरल, बैक्टीरिया, फंगल। कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ, आप अगर करते या जिन्होंने किया आज उनको काम आएगा। हम तो बड़ी अरसे से इसकी गर्दान कर रहे हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी। ये सिर्फ एक बुखार है, इसकी कॉम्प्लिकेशन आई है। ये बोन मैरो सप्रेस करते हैं, ये डीएनए को करप्ट करते हैं। यही सारी चीजें जब आगे चलेंगी तो ये सारी खराबी का सबब बनेगी। आप ना सिर्फ बुखार बंदे का उतारेंगे, ना सिर्फ किसी बच्चे का बुखार उतारेंगे, मैं ये समझता हूं कि आप उसकी जिंदगी संवारेंगे। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर ने बुखार उतारा, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर ने बुखार उतारा और इन्हीं ग्राउंड्स पे उतारा तो वो बच्चे की सारी जिंदगी सेव करेगा। और किसी और तरीके ने बुखार उतारा तो उसकी जिंदगी के अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगी। We will focus only the infectious causes, mainly viral, bacterial, and parasitic diseases. Fever is a common feature. Whoever elderly, infant, and chronically sick, cancer patient, immunocompromised may not mount fever. Sick infant may stop feeding and become listless. Elderly may persist with the confusion, difficulty, mobility और decrease. अच्छा, ये जो बड़े बंदे होंगे ना, इनमें देखेंगे ये एपिटाइट खत्म हो जाती है, लथार्जिक हो जाएंगे, ये वीक हो जाएंगे। और इनकी एटियोलॉजी आपको जानना पड़ेगी कि क्या कोई वायरल है, कोई बैक्टीरियल है, कोई इन्फेक्शन है। आपको कुछ भी नहीं, अगर ये सारी चीज़ें डायग्नोसिस से पहले आप उस पैटर्न मेरे पे शुरू वाले में चले जाए। रेस्टलेस है, प्यास है, तो उसमें जो हमने ट्यूबरकुलोनियम देनी है या बेसिलियम देनी है, पायरोजीनियम देनी है, आर्सेनिक देनी है, रोस्टॉक देनी है, ब्लड, वो ना भूलें आप, वो ना भूलें। इस जो आपकी ये जो एटियोलॉजीज हैं, इसके अंदर आपने उसको नहीं भूलना। आप अपना एक्सपीरियंस वसी करते जाएं, लेकिन वो बेसिक से आपने नहीं हटना। बेसिक आपने गठड़ी में बांध के साथ साथ रखनी है। बेसिक आपने गठड़ी में बांध के साथ साथ बांध के रखनी है, उसको आपने नहीं छोड़ना। निमोनिया, an infection of one both of the lungs caused by the bacteria, virus or fungus। अच्छा, निमोनिया से न्यूमोकोक हुए, और भी चीजें निमोनिया कर सकते हैं। कोई फंगल भी निमोनिया कर सकता है, कोई बैक्टीरिया भी निमोनिया का, ये स्ट्रेप्टोकोकस भी निमोनिया का, तो बहुत सारी और चीज़ें भी निमोनिया कर सकती हैं। और निमोनिया में हम बहुत कॉमनली बस थोड़ी सी दवाई देते हैं। दवाइयाँ निमोनिया की है, फास्फोरस निमोनिया की दवाई है, ब्रायोनिया निमोनिया की दवाई है, लाइकोपोडियम निमोनिया की दवाई है, चिलिडोनियम निमोनिया की दवाई है। बड़ी मेजर दवाइयाँ हैं, चिलिडोनियम है, लाइको है, ब्रायोनिया है, फास्फोरस है। ब्रायोनिया वाला जो निमोनिया का मरीज होगा, वो सांस लेते हुए उसको तकलीफ होगी, ये याद रखें। सीने पे हाथ रखेगा। There is a breathing difficulty and painful breathing, that is a bryonia. That is the bryonia. इसको आम दवाई मत समझें। वही कॉज, वही फीचर जो हमने पहले बताया कि ये मूवमेंट नहीं पसंद करता, ये सांस की मूवमेंट भी नहीं पसंद करता। समझ आइए आपको? ब्रायोनिया वाला सांस भी, इधर भी दर्द होगा ना, इधर भी दर्द होगा, अपेंडिक्स का भी दर्द होगा, यूं दबा के सांस लेगा, सांस से भी इसको दर्द देते। तो बच्चा रोएगा, बड़ा रोएगा, सांस लेते हुए दर्द होता है, तो ब्रायोनिया। और इसका बेस किससे, बेस क्या करना है आपने? एक ट्यूबर देनी है, एक न्यूमोकोक्सीन देनी है। एक ट्यूबर देनी है,
एक न्यूमोकोक्सिन देनी है, और हमारे पास बरसों से एक पैटर्न चला रहा है, हम एक तो ट्यूबर की देते हैं, एक हम न्यूमोकोक्सिन की देते हैं, एक लाइकोपोडियम की देते हैं, लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जहाँ नथने फड़कते हों निमोनिया के केसेस में, नथने फड़कते हों वहाँ लाइकोपोडियम, जहाँ नथने फड़कते हों चिलिडोनियम, दो ही दवाइयाँ हैं। मैं आपको एक बड़ा के, मैं एक बच्चा, मेजर साहब का बच्चा था और वहाँ अटक के थे वो रहने वाले, 15 दिन उसका बुखार नहीं टूटा, एक बड़े अस्पताल में एडमिट था 15 दिन। मुझे उसके वाला साहब से, मेरे उस मेजर के वाला साहब जो है वो मेरे पुराने, उन्होंने कहा यार डॉक्टर अली अगर आप 2 मिनट हमें दे दें, हम वहाँ जाके देख लें कि बच्चे को क्या, कुछ समझ नहीं लग रही, बुखार नहीं टूट रहा, बच्चा सेटल नहीं हो रहा, ऑक्सीजन पे है। मैं जाके दरवाजे पे खड़ा हुआ, यूं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने एक नज़र डाली, मेजर साहब मेरे साथ थे, उस बच्चे का दादा भी मेरे साथ था, तो मेरे उधर दरवाजे में खड़ा कर, मैं कहा इसको तो निमोनिया है। सिर्फ नथना उसको मैंने देखा ना, यूं फड़क रहा था, फ्लैप कर रहा था। कहते ये कही तो उन्होंने डायग्नोज ही नहीं किया। मैंने आके दवाई भेजी, यही बच्चा एक दिन में सेटल हो गया, उसने तो रोला डाल दिया। बोर्ड बैठा, बोर्ड ने आखिर डिसाइड किया इस बच्चे को था ही निमोनिया। उसने कहा वो तो खड़े रहा, उसने तो गेट में आके खड़े होके देखा, उसने कहा निमोनिया है, तो 15 दिन से एडमिट है यहाँ पे। कहां से पकड़ लिया मैं? स्लैपिंग से। दिस इज द स्नैपशॉट, दिस इज द स्नैपशॉट डायग्नोसिस। कोई हिस्ट्री मैंने नहीं ली यार, मैं कोई हिस्ट्री मैंने ली। हिस्ट्री तो वो 15 दिन से ले ही रहते स्पेशलिस्ट सारे बैठे हैं, तो पकड़ता है ना। बच्चा सांस मुश्किल से ले रहा है, आप समझे निमोनिया। ये जगह यहाँ गड़ा पड़ रहा है, आप समझे निमोनिया। यहाँ गड़ा पड़ेगा, यहाँ गड़ा पड़ेगा, मुश्किल से ब्रीदिंग डिफिकल्ट, निमोनिया फौरन डायग्नोज होता है, नथने पड़ के और पक्का हो जाता है। चेस्ट एक्सरे करवा लें, फिर सीटी स्कैन करवा लें, आ जाएगा निमोनिया। लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस, आपने निमोनिया वाला बच्चा मर जाता है। निमोनिया वाला बच्चा। और मैं आपको अपने घर का एक, मेरा बेटा है मौसम, वो छोटा था, कोई मतलब 6 महीने का नहीं था, इसको निमोनिया हो गया और ये ठीक ना हो 2-3 दिन, और लगता था कि ये नहीं बचेगा, यकीन माने। और मैं उस वक्त होम्योपैथी पता नहीं 3रे या 4थे साल में था, 5-6 साल में था। बहरहाल मैं शुरू की होम्योपैथी थी। हम इसको उठा कर लेके जाने लगे कि हम इसको लेके चलते हैं पिम्स। मैंने देखा कि इसके सर पे इतना पसीना आया हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करनी थी और मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए नीचे गया, लेकिन मैं इसको ना कलकेरिया कार्ब 30 की एक डोज इसके मुंह में डाल के, तो मैंने कहा इसको उठा के लाएं। मैं जब नीचे गया तो ये ठीक था। यकीन माने, हम रश करने लगे कि हॉस्पिटल के, इसको नीचे गया तो ये ठीक, हाथ से हम वापस उठा के ले। वो दिन इसको दोबारा निमोनिया नहीं। तो क्या मैंने पकड़ा, सर पे पसीना आया हुआ था, तो हमने कलकेरिया कार्ड से पकड़ लिया। मेरी अपनी भांजी, उसको निमोनिया हुआ और उसने फ़ोन किया मेरी बहन ने कि उसको निमोनिया हो गया, तो हम हॉस्पिटल रश कर रहे हैं कि उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने वेद को या किसी को मैंने कहा इसको इस तरह करो, एक न्यूमोकोक्सिन, डाइको, एंट्रमटा की ये फटोफट 2 अस्पताल जाते हुए रास्ते में देते जाओ इसको, और मैं पहुंचता हूँ, एक न्यूमोकोक्सिन, एक लाइको और एक एंट्रमटाट। ये जब अस्पताल पहुंचे गेट पे, इनका मुझे फ़ोन आ गया ये तो ठीक हो गई है। मैं क्या इसको वापस ले आओ। तो निमोनिया हम कैसे ठीक करते हैं यार, मतलब निमोनिया
कौन? नहीं, तो दिस इज द होम्योपैथिक साइंस भाई। मैं आपको कुछ केस अपने बताया ना, मैं साहब के बच्चे का हो, तो निमोनिया कैसे नहीं ठीक? निमोनिया लेक्सिस इतना मजे का ठीक करती है, ये भी मैं आपको बताऊं। लेक्सिस, लाइको, कार्बोवेज, जो बिल्कुल ऑक्सीजन में केस जाने वाले होते हैं, आप एक डोज लेक्सिस की तो क्लियर 2-3 मिनट में बच्चे की ऑक्सीजन लेवल यूं जाएगा ऊपर, 2-3 मिनट में ऑक्सीजन लेवल यूं जाएगा लेक्सिस का। आप कहां से, एक तो हमारा वो हमारा ट्यूबर न्यूमोकोक्सिन, लाइको, एंटोमेट्राल चल रहा है ना, उससे हटके भी जाए, आप समझे कि ऑक्सीजन में बच्चा जा रहा है, बड़ा जा रहा है, आप लेक्सिस की एक डोज दें, फौरन क्लियर करेगा। नहीं तो लाइको दें, कार्बो में उठ के बैठ जाएगा। नेजल निमोनिया होम्योपैथी बड़ा अच्छे तरीके से डील कर, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन याद रखें, इसकी पहली डोज आपकी ट्यूबरकुलोनियम की होनी चाहिए और न्यूमोकोक्सिन की होनी चाहिए। फिर आप लाइको जाए, तुम जाए चिलिडोन, अगर नथने पड़ के आप चिलिडोनियम लाइको दोनों कंप्लीमेंट्री, एक डोज लाइको की चिलिडोनियम की दें, एक लाइको की दें, फौरन सेटल हो जाएगा। ऑक्सीजन पे जा रहा, आप लेक्सिस दें, फौरन क्लियर हो जाएगा। इसके लिए उसने लिखा कि चेस्ट एग्जामिनेशन रिवेल्ड इंस्पिरेटरी क्रैक्स ओवर इन्वॉल्व लंग्स, रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, जल्दी। इसमें आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं कि अगर 90 से नीचे है तो फिर, अगर रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर है, यूं तेज रेस्पिरेटरी रेट, और 30 से नीचे आ जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो फिर सेटल हो जाता है। तो वो जब ऑक्सीजन सैचुरेशन वेरी सिक इंडिविजुअल्स इनफैक्ट मे बी लेसनेस अर्ली, मे बी कंफ्यूज, लेकिन आपने जब आपका रेस्पिरेटरी रेट नीचे आ जाएगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल ऊपर चला जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा क्यों होगा, बंदा जोर लगाता है ना जल्दी वो, फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा और उधर से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जो ही ऑक्सीजन का रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट नीचे आ जाएगा, फिर समझो आपका केस निकल गया। आगे चलते हैं, निमोनिया हो गया। निमोनिया मीन निमोनिया का बुखार, और जहां देखें बच्चा आपके पास आता है, जहां देखें डिफिकल्ट ब्रीदिंग आ गई, पेनफुल ब्रीदिंग आ गई, बुखार है, साथ नोज फ्लैपिंग है, आप कहें जी निमोनिया है, और फौरन ट्यूबर निमोनिया को लाइको एंटोमेट्राल लिखे। ब्रायोनिया भी है, फास्फोरस भी है, बाकी में अगर वो बच्चा घंटे आधे घंटे में सेटल, हम 15-15 मिनट में दे दें, बच्चा आधे घंटे में सेटल हो जाएगा। और इन केस कोई ऐसा इशू होता है तो फिर आप लेक्सिस की तरफ जा सकते हैं, फास्फोरस की तरफ जा सकते हैं, आप लाइकोपोडियम की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, अच्छा ये तो बुखार वाले बड़े पड़े होते हैं ना, टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस फ्रेंजाइटिस, और मैं तो इसको अक्सर बताता हूँ, यूं मारो टार्च, ट्यूबर मेडोरिनम सेट रखो पहले, टार्च मारो, सुर्ख है तो बेल ब्रेटाकार, पस वाले हैं तो सलेशिया ब्रेटाकार, और साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा अगर फीवर जी रिपीटेड होता है, वैसे तो कभी नहीं होता कि फीवर ये ना रोकें, कभी नहीं होता, लेकिन अगर इन केस तो कालीमी और फेरमफास 200 की एक डोज दें, बुखार टॉन्सिल का फौरन सेटल कर, फौरन इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, फौरन बुखार। पहले ट्यूबर देनी है, पहले बेसिलिनम देनी है, अगर साइकोटिक है तो साथ में डोरिनम दे दें। लेकिन उसने जो वजूहात लिखी है हम उसको भी तरफ देखते हैं। Inflammation of pharynx and tonsil tissues. Presentation includes sore throat, fever, interior cervical lymph nodes, enlargement of the tonsillar tissues with the exudate, common bacterial cause, फिर bacterial cause, streptococcus,
पैथोजन, ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सारे हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, लेकिन आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस कोक्सीन है तो ये हर सूरत में काम करेगा। अगर नहीं है तो ट्यूबरक्लोनियम दें। बड़ा बैक्टीरिया छोटे बैक्टीरिया को मार, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जो स्टेफिलोको, ये छोटे बैक्टीरिया हैं, ये ट्यूबरक्लोनियम खा जाती है इसको। नहीं है तो मत घबराएं, ट्यूबरक्लोनियम आपके पास है ना, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, मीनोप्लाज्मा न्यूमोनिया है और गनोरिया है, तो फिर आप उसका साथ इस्तेमाल कर लें, आपके स्पीड अप हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। इसमें कॉमन वायरल कॉजेज भी आते हैं, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, हर्पिस वायरस है, इन्फ्लुएंजा है और पैरा इन्फ्लुएंजा है, साइटोमेगाली वायरस है। अब साइटोमेगाली वायरस भी काफ़ी आएगा। साइटोमेगाली वायरस हमने आपको टॉर्च इन्फेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्च इन्फेक्शन में साइटोमेगाली होता है और इसमें टॉक्सोप्लाज्मा होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है और ब्रोसीला होता है। तो ये वायरस जो है, इसके सारों के निचोड़ भी मौजूद है हमारे पास, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप ट्यूबर और बेसिलियम से हेल्प लें। नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारे प्रेफरी में डॉक्टर बैठे हैं दूर दूर से, वो कहेंगे ये तो हमें इसने एक नेक गोरख धंधे में डाल दिया है कि जी आप क्लेमेडिया भी रखें, आप स्ट्रेप्टोकोकस भी रखें, आप इकोलाई भी रखें, आप इंट्राकोकस भी रखें, आप जनाब क्लासबीला भी रखें। तो ये उनको हम परेशान नहीं करते, रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप ट्यूबर से, बेसिलियम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। Etiology, usually bacterial infection should be suspected if symptoms are greater than 2 weeks and especially if nasal drainage turn purulent। अब वो कह रहा है कि साइनसाइटिस पे आ गया कि अगर ये परसिस्ट करता है 2 हफ्ते से तो फिर आप ये समझ लें कि ये एक वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और साइनसाइटिस की भी बेसिस में ट्यूबरकुलोसिस है, साइकोसिस है। और 3 बड़ी दवाइयाँ हैं, 4 बड़ी दवाइयाँ याद रखें, 4 बड़ी दवाइयाँ, 4 बड़ी बेस है। ट्यूबरक्लोनियम या बेसिलियम, मेडोरिनम, इन्फ्लुएंजम एंड सुराइनम। जिस बंदे के पास ये 4 दवाइयाँ, ये साइनसाइटिस का केस इसका क्लियर हो जाता है। ये नज़ले को, साइनसाइटिस को जड़ से उठाती हैं, जड़ से। ये 4 दवाइयों से ज्यादा बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर ये एटियोलॉजी आ जाती है और फंगल आ जाता है, प्रेजेंटेशन इंक्लूड द नेजल कंजेशन, रेनोरिया, डायमेनिश सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल चली जाएगी, प्लूरल ड्रेनेज, व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेट इन, फेशियल पेन, हेडेक एंड कफ, कि कुछ अर्सा वो परसिस्ट करता है तो फिर खांसी भी होगी, साथ बुखार भी होगा, सर दर्द भी होगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और मैं यकीन से इसका इस्तेमाल करता हूँ कि इस कंडीशन में बात सिर्फ एक बेसिलियम की डोज क्लियर कर देती, सिर्फ एक डोज ट्यूबरक्लोनियम के केस क्लियर कर देती है। मरीज घंटे बाद रिलैक्स कर जाता है। अब सिर्फ बेसिलियम की 1 mg की डोज दे दे, सर दर्द भी चला जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दवाइयाँ जैसे आर्सेनिक है, जैसे रेस्टोक्स है, वो भी यहाँ इस्तेमाल होगी, लेकिन स्पेशली नेजल कंजेशन के लिए हमारे पास बड़ी लंबी रेंज है दवाइयाँ। बस नाक बंद है, खोलना है, अमोनियम कार्ब खोल देगी, एपर सल्फ खोल देगी, लिमनामाइलन, ट्यूक्रोमेरावेरम और हेपाटिका, यहाँ कंजेशन आ रही है, पेस्ट नेजल ड्रिपिंग साथ आ रही है, हेपाटिका, लेकिन आपको ट्यूबर मेडोरिनम का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और बाकी जो दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लिम्ना माइनर है, आपकी ट्यूक्रोमेरावेरम है, और फिर यहाँ पोलस बन जाते हैं इन द लेटर स्टेज, ये रह के फिर पोलस बनेंगे, क्योंकि पोलस बन जाएंगे। पोलस क्यों बन जाएंगे कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन्स है ये फूल जाएंगी, और ये फूल जाएंगी तो यहाँ पोलस बनने शुरू हो जाएंगे, और पोलस बनेंगे तो फिर क्या करेगी, ट्यूक्रोमेरावेरम करेगी, थूजा करेगी, कल्केरिया कार्प करेगी, और एक और दवाई है और जो पोलस बनने के अमल को रोकती है वो है फार्मिका रूफा। फिर यहाँ आपकी संगुनेरिया नाइट्रिका है, यहाँ फिर काली नाइट्रिकम है जब पोलप्स की स्टेज आ जाएगी। लेकिन हम तो फिलहाल बुखार को डील करें, हम फिलहाल बुखार को डील करें। नेक्स्ट, एक और इंट्राइटिस या कोलाइटिस। इंट्राइटिस कोलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ बड़ी आंत की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, कोलाइटिस, इसको एक्सलेटिव कोलाइटिस में भी जाएगा। ये क्रोनिक में चला जाता है। कोलाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरल इंफेक्शन, ओनली etiologies causing fever and being discussed here। वो कहता है कि मोस्टली तो इतना नहीं करता बुखार, लेकिन जब इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा तो फिर बुखार आएगा, और इसकी सिम्टम क्या आएगी? प्रेजेंटेशन नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प है एंड फीवर है, वन सीवियर। एक डोज नक्सोमिका की दे, एक डोज बेसिलियम की दे, एक डोज एलोज की दे, सेटल हो जाएगा। नहीं, क्यूप्रोमेट 30 की 2 दिन दे दें, सेटल हो जाएगा। इन केस बचता है तो बक्साल्वानिम की एक डोज दें। आपका ये कोलाइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ इसकी है, ये आपकी एक दिन में सेटल हो जाएगी और एक दिन में बुखार उतर जाएगा। आप 15-15 मिनट बाद दे दें, एक डोज नक्स की दे, एक बेसिलियम की दे, एक कैलोज की दे। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, मेरा एक बड़ा सीनियर ऑफिशियल एडमिट इन द हॉस्पिटल और सीवियर कोलाइटिस, बुखार, टेम्परेचर, मैंने जाके उसको इमरजेंसी में देखा, उसका मैं मरने लगूं, मैं नहीं बचता। मैंने ये एक डोज नक्स की भेजी, एक बेसिलियम की भेजी, एक कैलोज की भेजी, और 3 डोजेज 30 में मैंने क्यूप्रम मेट की भेजी। उसका मुझे घंटे बाद फोन आया, कहता मैं घर आ रही हूँ, मैं बच गया हूँ। मैं ट्रैक से वापस आके उनको मैंने देख के आया हूँ हॉस्पिटल में, और मैंने क्लिनिक आके फोन किया, तो ड्राइवर आया और उसने घंटे बाद उसका मैं बच गया, घर आ गया हूँ। मैं गया हूँ, वहाँ मशीनें लगी, और जनाब साहब जो है ना, दिस इज द होम्योपैथी। ये जो क्यूप्रम मेट है ना, ये क्रैम्प्स को और पेन को और इसको वोमिटिंग इस तरह मजे का रोकती है एक्यूट में, नहीं तो। और पहले हम देखें, ये बेसिस आप ध्यान में रखें कि आपने नक्स बेसिलियम एलोज देनी है, तो ये फीवर भी उतार देगी। ये देखें ना आप जरा क्यूप्रम मेट के ऊपर ना, ये अनीमन बड़ा यूज करता था इसको, कॉलरा में इसी तरह की सिम्टम आती थी ना। अब इतनी डिटेल तो नहीं थी ना, कोलाइटिस हो जाता है, इंटरटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गेट, तो ये तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये आप फेस करेंगे। आपके बाद पढ़े लिखे लोग भी आएंगे और उन्होंने कहा ना कि मुझे इंटरटाइटिस हो गया, मुझे कोलाइटिस हो गया, तो घबराना नहीं है। नक्स बेसिलियम एलोज को याद रखना और क्यूप्रम मेट को नहीं घबराना। कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन सेटल, बुखार सेटल। मक्साल भी क्रैम्प्स लाइक, मक्साल की सिम्टम क्या है? टेनेसनेस होती है, बार बार स्टूल के लिए जाएगा,
और क्यूप्रम भी क्रैम्प्स के जाए नहीं गठरी की देरी, आप क्यूप्रम पहले जाएं, क्यूप्रम का दर्जा थोड़ा सा दिन बाद जाए तो मर्क्सल फौरन भी कर जाती है, लेकिन क्यूप्रम मेट आप ट्राई करेंगे ना 30 में, मैं कहता हूँ 2-3 डोजेस 30 15 मिनट मरीज निकल जाएगा इससे। लेकिन हमने ये बड़े एक्सपीरियंस के बाद हमने जब बेसिलिनियम लक्स, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत खा गया होता है, कुछ वायरल आ जाता है, कोई बैक्टीरियल आ जाता है, तो बेसिलिनियम उसको क्लियर करती जाएगी। बेसिलिनियम जो ही बंदा लेता है ना, लेटा होगा बैठा उठ के एक दफा बैठ जरूर जाता है, कहता है हाँ जी बस साफ ताकत आ गई है। वायरल भी कॉज इसमें साइटोमेगाली वायरस आ सकता है, सेटल वो भी कर देंगे, ये मेरी बात याद रखें, जो मैंने आपको नुस्खा बताया वो सेटल कर देगा। लेकिन आप साइटोमेगाली वायरस, मेरे पास भी हुआ है, पोटेंटाइज हो गया, आ गए, एक डोज उसकी लगा दें, लेकिन ये डायग्नोसिस 2 दिन बाद बनेगी जब आपने कल्चर कराना है। फिर साइटोमेगाली आएगा ना, पहले तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आया। पहले बेसिलिनियम देंगे तो हर किस्म के वायरस बैक्टीरिया को उड़ा के रखेगी, और 1 दिन में केस हम सेटल करेंगे, 1 दिन, 1 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के। हम ऐसे केसेस को ज्यादा टाइम, दिस इज द स्नैपशॉट, दिस इज द क्विक प्रिस्क्राइबिंग, दिस इज द क्विक प्रिस्क्राइबिंग। आपने बुखारों को लंबा हमने नहीं करना। द प्रेजेंटेशन इज दिस कि वो आया पेट के क्रैम्प्स के साथ आया, उसको मोशन हो रहे हैं, उसको डायरिया वोमिटिंग, तो उस चक्कर में ना पड़े बेलाडोना और वो जो चक्कर दूसरे मैंने आपको बताए। आपने डायरेक्ट, आपको पता कि ये इन्फेक्शन हो गया है, आपने नक्स बेसिलिनियम एलोज देना है और अपने सेटल करना है, बुखार भी सेटल करना है, क्यूप्रोमेट साल्ट देने हो जाएगा। अब कोलोसेंथ जो है वो यूं पेट में डाल के लोग कोलोसेंथ, तो मेरे पास एक केस, मैंने उसको कोलोसेंथ दी, मैंने कहा 6 डोज दो, इसको नहीं फर्क पड़ा। यहाँ जिंदगी में मैंने पहले कभी नहीं पल्साटीला दी यूं बैठने पे, हमेशा कोलोसेंथ रिस्पॉन्स करती है। और मैं समझ रहा था कि वो मरीजा इस तरह लोट पोट हो रही थी यूं हाथ रख के, एक टिपिकल पिक्चर थी कोलोसेंथ की, टिपिकल पिक्चर थी। मैंने यूं रेपटी खोली, बेंडिंग फॉरवर्ड पे पल्साटीला आ रही थी बड़े ग्रेड की, मैंने उठा के पल्साटीला 1 ml दी। आप यकीन, मैंने मिनट बाद वो लोट पोट होना वो सीधा हो गया। तो ये होम्योपैथी है, ये आपको कहाँ, आप थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, आप थोड़ी सी अर्ज रखते हैं, आप थोड़ी सी दिल रखते हैं, आप जज्बा रखते हैं, ये तो आपको कभी मायूस नहीं करेगी भाई, कभी मायूस नहीं करेगी। कोलाइटिस के पेशेंट कभी मायूस आप नहीं। नेक्स्ट, आ रहा है जी, बुखार सही चल रहा है, सर्दी बहुत है, हाँ करो जी बंदोबस्त करो जी, चाह ना बंदोबस्त कहो किसे, हाँ आप सारा ने क्या दो, चाह तो बंदोबस्त करो जी। वो तो इनके लिए तो मंगाए ना, खाना बाद में खा लें। कितने घंटे हो गए? 2.25 घंटे, सवा 6:45 शुरू किया था। चले जी चले, लोग वैसे सुन रहे होंगे, लाइव जा रहे हैं, इसको हो गया, इसको आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट चले जी, आगे चलते हैं। टाइफाइड जी बड़ा मुश्किल है, और टाइफाइड जो है ना, जिसको होता है ना, इसका ये पीछा नहीं छोड़ता। और हम टाइफाइड को क्या पहचानते हैं? अगर बुखार लंबा हो गया, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन गुजर गए, बुखार नहीं टूटा, और मैं सिर्फ इसकी जुबान देखता हूं, टेस्ट हम बाद में कराते हैं, हम कहते हैं जुबान दिखाओ, जुबान कोटेड है तो समझो टाइफाइड। मैं जुबान देख के कह देता हूँ टाइफाइड है, जाके टेस्ट कराओ, टाइफाइड पॉजिटिव होता है।
जुबान कोटेड है, बुखार परसिस्ट कर रहा है, 2-3-4 दिन से ऊपर हो गया है, तो समझो टाइफाइड है। क्लिनिकली एग्जामिनेशन, आप जुबान देखें कोटेड है, ब्राउनिश है, कोटेड है, तो समझो टाइफाइड है। A clinical syndrome caused the gastrointestinal symptom, vomiting, abdominal pain, constipation, diarrhea, along with the constitutional symptom, fever, malaise, headache, relatively bradycardia, rose spot, splenomegaly, causative organism, Salmonella typhi. Typhoid dart and Widal tests are used widely. Antibody tests, not very accurate test, low sensitivity. Blood culture is the test of choice. Occasionally bone marrow culture, ये तो वो टेस्ट बता रहे हैं। आपने जुबान देखी कोटेड है, आपने लिखना नक्स वमीका की एक डोज, एक ट्यूबरक्लोनियम 1 mg की डोज, एक टाइफाइडिनम 1 mg की डोज और एक बैप्टेशिया CM की डोज। बड़े में अगर बच्चे हैं तो 1 है। आप 15-15 मिनट बाद दे दें, पहले नक्स दें, ट्यूबर दें, टाइफाइडिनम दें और बैप्टेशिया दे दें। शाम तक बुखार सेटल हो जाएगा, अगले दिन उतर जाएगा। और इन केस 2 दिन, फिर अगर बड़े हैं तो बच्चों में 200 में 2 दिन दे दें, उतर जाएगा। इन केस बैप्टेशिया कभी फेल होती है तो आर्सेनिक देंगे तो आपका केस क्लियर हो जाएगा। टाइफाइड में बैप्टेशिया की कंप्लीमेंट्री है आर्सेनिक। 200 में TDS कर दें। और कभी ऐसा नहीं होता कि टाइफाइड चाहे 10 साल का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे महीने का है, चाहे साल का है। दवाइयां टाइफाइड की बहुत सारी हैं, लेकिन मैं गोरख धंधे में आपको डालना नहीं चाहता। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूं, ये आपको कभी मायूस नहीं करेगा। और टाइफाइड बुखार का बैक्टीरिया जो है टाइफाइड का जो बुखार है वो चाहे जितना भी क्रोनिक है, जितना भी क्रोनिक है, वो इस सीक्वेंस से टूटेगा। जो रिपीटेड टाइफाइड आते हैं, साल बाद आते हैं, 6 महीने बाद आते हैं, और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो कहता है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया आंतों से शुरू होता है, सिट इन द गॉल ब्लैडर, और अल्टीमेटली जिनको रिपीटेड टाइफाइड होते हैं उनके गॉल ब्लैडर रिमूव करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप यूं इसको यूज करेंगे तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराना पड़ेगा। और उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी है कि जो पित्ते की पथरियां बनती हैं वो भी एक टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन है। कोलिसिस्टाइटिस इससे हो जाता है, कोलिसिस्टाइटिस इससे हो जाता है टाइफाइड से, और अल्टीमेटली उनको पित्ता रिमूव करना पड़ता है। कॉजेटिव आगे बता दिया उसका, मेडिसिन इसकी आगे जी नक्सोमिका, टाइफाइड, बैप्टेशिया, ये एक एक डोज देनी है आपने। नक्सोमिका हम इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि कोई बाद दफा आपके पास पहुंचता है मरीज तो पहले कुछ दवाइयाँ खा खू के ही आया होता है कि जी मैंने पैनाडोल खा ली थी, क्योंकि बुखार होता है तो आजकल तो लोगों ने नमक मिर्च मसाले की तरह जो पैनाडोल तो ये एक्स्ट्रा फलानी ये सारी उन्होंने घर रखी होती हैं, तो फौरन वो लेता है दवाई। तो नक्सोमिका ये बाद ड्रग्स ऐसी ली जाती हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि नक्सोमिका देखे, मैंने मलेरिया में भी आपको कहा नक्स देनी है, मैंने कोलाइटिस में भी आपको कहा नक्स देनी, इसलिए कि बहुत सारा कुछ पहले खा खू के आए होते हैं। तो अगर एक्यूट भी है तो कम से कम घर भी उसने रखी होगी, कुछ ना कुछ खा के आया हो। तो नक्स दें, ट्यूबर दें, टाइफाइडिनम दें, और 15-15 मिनट बाद दें। और बड़ों में 1C दें और बच्चों में 1M दें, बुखार उतरेगा। इन केस नहीं उतरता
तो पुराने केसेस में हर हफ्ते बाद में ये रिपीट करते रहें और कहेंगे जी अगर आपका बुखार देखें जी 2 साल का है, आपका बुखार साल का है, तो फिर आपने 2-3 महीने 4 महीने ये इलाज करवाना है। ये मैं क्रोनिक की कह रहा हूँ, एक्यूट में तो विद इन अ वीक, विद इन 2 डेज उतर जाएगा, लेकिन इसको आप उसके बाद फॉलो अप पे रखें कि 2-3 हफ्ते दवाई खिला दें। समझ आ गई है जब को? अदरवाइज अगर सपोज आप पायरोजिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कहीं फंसते हैं आप यहाँ क्रोटेलस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइफाइड में। रेपेटरी में और बहुत सारी दवाइयाँ बोली, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मेरा अपना पिछले 25-30 साल का हमारा क्लिनिक है, हमारे पास टाइफाइड का कोई पेशेंट अल्लाह का शुक्र है नहीं बचता कि जो कहे कि जी मेरा बुखार नहीं होता, मेरा बुखार नहीं होता। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। 90% विद गॉल स्टोन होता है कि 90% उन लोगों को कोलिसिस्टाइटिस होगा जिनके पित्ते में पथरियां होंगी, और पित्ते में पथरी की वजह से बुखार नहीं होता, लेकिन अभी जब इन्फ्लेमेशन पित्ते में हो जाएगी तो बुखार हो जाएगा। यहां पेन बताएगा, पेन एक्सटेंड टू बैक को जाएगा और फीवर होगा, तो क्लिनिकली डायग्नोसिस बनती है कि ये जी कोलिसिस्टाइटिस है। ठीक है ना जी? ये हेपेटाइटिस भी हो सकता है एक्यूट, उसमें भी बुखार आ जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कोलिसिस्टाइटिस आता है। 10% वो कहता है विदाउट गॉल स्टोन भी हो सकता है। स्टेडी सीवियर पेन एंड टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। और याद रखें कि इसके अंदर कोलिसिस्टाइटिस के अंदर अगर वॉमिटिंग आती है तो फिर कॉल्चिकम इसको ठीक करेगी, फौरन वॉमिटिंग फौरन ठीक कर देगी। रिक्वायर्ड अल्ट्रासाउंड, आसानी से हर जगह पे मौजूद होती है, इसके लिए आप स्कैन भी करा सकते हैं, लेकिन ये स्कैन जो होता है हर जगह अवेलेबल नहीं होता। वो कहते हैं फौरी तौर पे तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है, इतने में आप उसको एक्यूट ट्रीटमेंट दे के भेज दें, अगले दिन उसको अल्ट्रासाउंड भी करा के ले आएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट, दवाइयाँ लिखी हैं, ट्रीटमेंट मैंने बताया ना, इसमें आपको फौरी तौर पे कोलेस्ट्रीनम, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम और एक आध डोज आप बेसिलियम की या ट्यूबरकुलोनियम की पहले दे दें। आप 15-15 मिनट बाद देंगे, एक डोज कोलेस्ट्रीनम की दें, एक चेलिडोनियम की दें, एक लाइकोपोडियम की दें। 15 मिनट में दर्द सब सेटल हो जाएगा और बुखार रिवर्स कर जाएगा। फिर होता है, फिर इसको रिपीट कर लें, एक डोज फिर रिपीट कर लें। हम उसको एसओ से करके देते हैं, ये खाओ ये खाओ, अगर फिर होता है फिर एक दफा ले लें, एक क्लोस्ट्रीनम, एक चेरिडोनियम, एक लाइको। फिर कोई बचता है तो हम चले जाएंगे चाइना की तरफ, हम जाएंगे, फिर कल्केरिया कार्प की तरफ जाएंगे, फिर हम चिनेंथिस की तरफ जाएंगे, फिर कार्डुएस मैरिनस की तरफ जाएंगे। नहीं जरूरत पड़ती, जा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सारी दवाइयों की तरफ रश ना करें, पहले इस पे फोकस करें, क्योंकि एकदम रश करेंगे केस खराब करके देंगे। ठीक है जी? नेक्स्ट चलें जी। डाइवर्टिकुलाइटिस, मैक्रोस्कोपिक, बहुत माइक्रोस्कोपिक जो स्कोपिक इन्फ्लेमेशन नजर आती है, डाइवर्कुलाइटिस ऑफ कोलोन, आंत के अंदर, ड्यू टू वॉल डिजनरेशन, जो उसकी दीवार है उसकी डिजनरेशन, उसका टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है, इसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। ये यूजुअली वो कहता है कि लेफ्ट लोअर क्वार्टर्स में होती है। स्कैन डायग्नोस्टिक ऑफ इसका जो है ना, स्कैन डायग्नोसिस उसकी बनती है
और इसका वही आप जो ऊपर मैंने आपको बताया था ना कोलाइटिस में, वही दवाइयाँ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस पेन फिर आता है, एक्यूट कंडीशन है और इसके साथ फीवर भी आता है। persistent early peri-umbilical pain, anorexia, nausea, vomiting, later than pain and tenderness settle in the right lower quadrant, low grade fever, increased white। इसका आसान बड़ी पहचान होती है कि आप जो है ना इसको ब्लड सीपी कराएंगे तो WBC बड़े होते हैं, लेकिन आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को यूं लिटा दें कोच पे और राइट लेग फोल्ड करवाएं और इसको इनसाइड टर्न करें, पेन यहां से पूरे पेट में फैल जाएगा तो समझो अपेंडिसाइटिस है। ये अर्ली डायग्नोसिस है। यूं स्ट्रेट लटा दें, इसको फोल्ड करवाएं यूं और अंदर प्रेस करें लेफ्ट साइड। यहाँ जो पेन होगा ना रेडिएट करके पूरी आंत में फैल जाएगा। तो दिस इज अपेंडिसाइटिस। साथ इसका टेस्ट करवा लेंगे, ब्लड सीपी कराएंगे तो रेज होगा। पहली दवाई है RS 10X। RS 10X CM की एक डोज दें, मिनटों के अंदर दर्द गायब हो जाएगा। वो फटेगा तो नहीं, हमारे पास फटा हुआ थोड़ा आएगा, हमारे पास तो आया है वो इन्फ्लेमेशन के वो बात की बात है ना, उसका भी करते हैं। पहले तो हम इसको यहाँ सेटल करेंगे कि पेन, वोमिटिंग और जो मैंने उसकी पहचान बताई है वो पहचान आपने क्लिनिकली करनी है, क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ओवरी का दर्द हो सकता है। ओवरी का दर्द होगा तो नीचे यूं जाएगा, यूं जाएगा। किडनी का दर्द होगा तो यूं जाएगा, तो यूं जाएगा। ओवरी कहाँ जा रहा है, यूट्रस की तरफ जाएगी। पेन स्प्रेड होगा तो यूट्रस की तरफ जाएगा। किडनी यहां से स्टार्ट होगा, पेन स्प्रेड होकर पीछे जा सकता है, ब्लेडर की तरफ जा सकता है, ये इधर आएगा। आप क्लिनिकली वहीं डायग्नोज, ये किडनी का पेन है, ये ओवरी का पेन है, ये अपेंडिसाइटिस का पेन। ठीक है जी। और मोस्टली किडनी के पेन के साथ बुखार नहीं होगा, ओवरी के पेन के साथ भी कॉमनली बुखार नहीं होता, अपेंडिसाइटिस के साथ बुखार आएगा। कितनी देर लगेगी, बेड पे लटाया, लेग्स फोल्ड करवाई, प्रेस करवाई, RS 10X लिखी, बाहर भेज दिया, नहीं 2 मिनट में फर्क पड़ता। मूवमेंट से एग्रीवेशन है, अगर मूवमेंट से एग्रीवेशन है तो ब्रायोनियम। पेन यूं जाता है, यूं आता है, बेलाडोना। और पेन रीअक्रस में आता है, 2 दिन ठीक रहा, चौथे दिन ठीक रहा, फिर आ गया। एक डोज सोराइनन की दे दें, केस क्लियर कर देगी। और अगर क्रोनिक आ गया एपेंडिसाइटिस, प्लम्बम आयोडाइड CM की एक डोज दे दें, ठीक कर देगा। दिस इज द एपेंडिसाइटिस। एक्यूट इमरजेंसी यूं ठीक करेगी। ठीक हो गया जी। हम इमरजेंसी डील कर रहे हैं होम्योपैथी से। दिस इज टोटली सर। मेरा दोस्त है डॉक्टर फीस, उसकी मिसेज भी आयशा, वो भी डॉक्टर है। इन्होंने मैं रात को मुझे कोई 2 बजे फ़ोन किया कि हम हॉस्पिटल तो आए हैं लेकिन अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हो गया है, तो क्या करें। मैंने कहा जी आ जाए, आ जाए। तो ये पुरानी बात है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, स्लाइट मूवमेंट से पेन होता। मैंने ब्रायोनिया उसको दी,
एक डोज सीएम की। 5 मिनट बाद उसने थोड़ा सा मूव करा, आधे घंटे बाद ऑफिस कहता है उठो बैठो, उठो बैठो, दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? यकीन माने, अच्छा बैठ के देख, उठ के देख, पहले वो उसकी स्लाइट मूवमेंट भी नहीं थी, स्लाइट मूवमेंट भी दर्द कर रही थी। वो फिर उसको चेक कर रहा था कि यार दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ, चलो ना उठते बह। वायरस के नहीं, ब्राउनिया की सिम्टम थी टिपिकल स्लाइट मूवमेंट। यहाँ ये 3-4 दवाइयाँ टिक के लगती हैं। पहली तो आरएस टेनेक्स लगती है, ब्राउनिया मूवमेंट पे लगेगी, बेलाडोना दर्द आता है जाता है, बेलाडोना लगेगी, और अगर रीअक्रेंस आती है तो सेराइनम की एक डोज देंगे तो क्लियर कर देगी, और अगर कोई पुराना पैसा आ गया तो प्लम्बामाइड आएगी। चले जी, और अगर इन्फेक्शन हो गया, फट गई, तो फिर आपको पायरोजीनम भी देनी पड़ेगी। चलते हैं जी, आगे चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। ये लेक्चर मेरा एक हिस्से में तो जाएगा ही नहीं, क्यों लंबा हो गया ना, लेकिन ख़त्म मैंने करना है क्योंकि अगला टॉपिक मैंने और लेना है। पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्टिविटी इन्वॉल्विंग द रीनल पेरिकामा, प्रेजेंशियल फ्लैंक पेन, डिस्फोरिया, अर्जेंसी, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड टाइमिंग। मैं आपको एक बड़ी टिपिकल उसकी बर्बरस की ये पिक्चर है। बर्बरस का यह दर्द होके ना तो यूं नीचे जाता है और इवन थाइज में भी जाता है, ब्लैडर की तरफ भी जाता है, और सिंगल डोज आप देंगे तो ये इसको फ्री कर देगी, सिंगल डोज फ्री कर देगी। टिपिकल पिक्चर है बर्बरस की कि पेन यूं होगा, ब्लैडर में भी जाएगा और नीचे टांग में भी जाएगा, थाइज तक जाता है इसका दर्द, और फ्रीक्वेंसी होगी। और कल्चर इसका करा लेंगे हम, कल्चर कराते हैं, अगर वोमिटिंग आ गई तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं ओसीमियम कैन से, आप एड्रेस कर सकते हैं कोल्चिकम से, और आप यूरिन आरई करवाएंगे, कोई बैक्टीरिया कल्चर आ जाता है तो फिर हम उसके मुताबिक उसको एड्रेस कर लेंगे। और अगर फिर भी जब तक कल्चर की कोई रिपोर्ट आती है, आप बेसिलियम या ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज दे दें, और उसके बाद आप लाइको बर्बरस बहुत अच्छा इसको रोकती है। ठीक है जी, चले जी, मैंने कहा था ना वो हमने बुखार वहाँ थोड़े से, अब मैं बुखार हम निकल गए हैं, कोई पल्लस का बुखार आ जाएगा, कोलिकुलस्टाइटिस का बुखार आ जाएगा। आप ये कहें यार ये तो उसने पढ़ाया ही नहीं था, वो तो कह रहा था ब्रायोनिया देइस, बेलाडोना देइस, आर्सेनिक देइस, ये कहेंगे ना। लेकिन हम ऑर्गन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बुखार आता है, होम्योपैथी उसको एड्रेस करती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस करती है। नेक्स्ट, सेलुलाइटिस, अ डिफ्यूज स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ द डर्मिस। ये स्किन के अंदर इन्फेक्शन होके, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सेल के अंदर सेलुलाइटिस हो जाएगा, यहाँ पस पड़ जाएगी और उसकी वजह से बुखार हो जाता है। इसका इतना बेहतरीन और आसान नुस्खा है, expanding a red warm plaque without vesicles, pain, chill and fever। हम क्या करते हैं, हम इसको एक डोज देते हैं एंथ्रेक्सिनम की, एक डोज देते हैं हम बेसिलिनियम की, एक डोज देते हैं हम ग्रेफाइट की, और उसको लिया, उसके बाद हम 2 दिन स्लेशिया 1M की दे देते हैं, 2 दिन सेलुलाइटिस ठीक हो जाता है, पक्का चलता है, कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। दवाइयाँ बहुत है सेलुलाइटिस की, दवाइयाँ बहुत हैं, लेक्सिस भी आ जाएगी आपकी, पायरोजीनम भी आ जाएगी, और बहुत सारी दवाइयाँ आ जाएंगी। तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप यूं करेंगे तो आपका मामला ठीक हो जाएगा। सेलुलाइटिस, एंथ्रेक्सिनम, बेसिलिनियम, ग्रेफाइट एंड स्लेशिया।
हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव हो। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग एक्यूट को कैसे डील करें, इमरजेंसी कैसे डील करें। हमने इमरजेंसी 1 मिनट में पकड़नी है, 1 मिनट में डायग्नोज करनी है, 1 मिनट में प्रिस्क्राइब करनी है, और अगले विद इन आवर विद इन अ डे हमने इसको सेटल करना है जी इमरजेंसी को। नो लॉन्ग, आपको कोई टाइम नहीं देगा, कोई टाइम नहीं देगा। और होम्योपैथी, आपकी वजह से होम्योपैथी का नाम बदला है। होम्योपैथी में ये पोटेंशियल मौजूद है। ये नाकामी होगी मेरी वजह से होगी और आपकी वजह से होगी, अदरवाइज पोटेंशियल है, गुंजाइश है, इलाज है। चलें जी आगे चलते हैं जी। ट्यूबरक्लोसिस, द बिग सब्जेक्ट। बुखार, जब खांसी और खांसी के साथ ब्लड और फीवर इंक्रीज द नाइट विद स्वेट, पेशेंट प्रेजेंटेशन आती है। मैं अपनी आपको क्लिनिक में, डॉक्टर साहब ने कुछ और लिखा होगा, मैं अपनी अब बताता हूं आपको, तो समझेंगे टीबी है, समझेंगे टीबी है। इसका सोर्स क्या है? मायोबैक्टीरियम इन ट्यूबरक्लोसिस। इसको, ये बैक्टीरिया कौन सा है? मायोबैक्टीरियम इसका नाम है। इज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, एंड ये सदियों से हमारा इसने जीना आराम किया हुआ है टीबी ने, और ये हमारे जीन्स को इसने खराब कर दिया है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ट्यूबरक्लोसिस की कॉम्प्लिकेशन है। और ये जो गोरे ये कहते हैं कि जी अब टीबी जो है एरेडिकेट हो गया है, उनकी नस्लों के अंदर भी ये ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है, और उनके अंदर नई नई शक्लें इख्तियार कर रही है। कैंसर ये बना रही है, लिम्फोमा ये बना रही है, एलर्जीज ये पैदा कर रही है। बहुत ज्यादा स्किन की एलर्जी है यूरोप में, और उसकी एक रीजन जो है ट्यूबरक्लोसिस उनके बाप दादा को थी, और वो जीन्स के अंदर आ रही है, वो खत्म भी नहीं होगी, नहीं खत्म होगी। द कॉमन सिम्टम इंक्लूड द फटीग। अच्छा, इसमें क्या होता है? बुखार है, वेट लॉस है, और वेट लॉस इसमें बहुत होता है, एपिटाइट कम हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती है, डिफॉर्मिटी, वर्टिब्रास, ये तो लेटेस्ट स्टेज है कि बाद में हड्डियों को खा जाती है, लंग्स को खा जाती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया और यकीन मैंने फरियाद करते हुए कहता, यार मैं सऊदी अरब में मुलाजिम था और मैंने एक्सरे करवाया तो मेरे एक्सरे पे टीबी का निशान आ गया। अब मेरा तो बड़ा अच्छा वजरिया था, सऊदी अरब में होता है, तो मेरी तो अब मैं नहीं जा सकूंगा सऊदी अरब, और मेरे पास 2 महीने सारे के रीटेस्ट में कराऊं अगर क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, एक डोज कार्सिनोसन की दी, अब एक डोज ट्यूबरक्लोनियम की दी, एक फास्फोरस की दी, एक आर्सेनिक आयोडाइड की दी। मैं इसको वीकली, मैंने इसका 1 महीने बाद एक्सरे कराया, बिल्कुल साफ हो, और वो वापस सऊदी अरब चला गया। जो दुनिया की किसी साइंस में आप 9 महीने टीबी की दवाई खा भी लें, आपका एक्सरे नहीं साफ होता। वो बंदा अब भी वहां से खजूरें मुझे भेजता है, जब भी आता है मुझे सलाम करके जाता है। हम ट्यूबरक्लोसिस को होम्योपैथी में बहुत अच्छा डील किया, और सबसे ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत अच्छा डील करते हैं। अब तो हमारे हाथ एक और दवाई वो रेक्टिव चढ़ गई है, अब हम इसको एक्सपेरिमेंट लाएंगे उसके अंदर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में तो हम उसको यूज करेंगे, जो ड्रग्स अब्यूज है उसमें हम उसको यूज करेंगे, लेकिन हम टीबी में भी इसको यूज करेंगे। तो क्या मोस्ट कॉमनली जो दवाई यूज होती है ट्यूबरक्लोनियम के अलावा, बेसिलिनम के अलावा, वो है फास्फोरस और आर्सेनिक आयोडाइड। अदरवाइज अगेरिकस भी है, फ्लेंड्रीनम भी है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कलकेरिया फॉस भी टीबी में यूज़ होती है, और मेट भी टीबी में यूज़ होती है, वो स्पेशली ड्रोस्ट्रा टीबी की बड़ी दवाई है। हम
क्या करेंगे कि हम ट्यूबर ड्रोसरा की एक एक डोज दे के, फास्फोरस की एक दो रिपीटेड डोजेज हम आर्सेनिक आयोडाइड की देंगे, और बुखार की सूरत में हम इसको 30 या 200 में हर आधे घंटे में देंगे, बुखार सेटल कर देगा। जब बुखार सेटल हो जाए फिर हम इसको सुबह दोपहर शाम पे ले जाएंगे। और वो भी आप कहते हैं कि 9 महीने लाएगा, आप भी कहेंगे हमारे भी इलाज जो है 6 महीने चलेगा, लेकिन हमने बुखार सेटल कर देना है 2-3-4 दिनों के अंदर। कॉम्प्लिकेशन बड़ी है, मैं टीबी पे बोलूंगा तो 3-4 घंटे टीबी खा जाएगी, लेकिन हम इसको बुखार को एड्रेस करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फास्फोरस जो मैन चलती है, कार्सी ट्यूबर फास्फोरस आर्सेनिक आयोडाइड। कितने घंटे हो गए अफरीदी? चले कोई नहीं, खैर इसको मुकाते हैं। चले जी आगे चले। वोरेक्टिव, वोरेक्टिव, VORACTIV, वोरेक्टिव हमारी मायरन पी। मलेरिया, हम मलेरिया दुनिया में, इस मलेरिया ने भी दुनिया को बहुत मारा है। बड़े बड़े लोग मलेरिया से मरे हैं, डेंगी भी इसी का बहन है। डेंगी, मलेरिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन देखा है, जिगर बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, और इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। और आपका जो ब्लड की कंपोजिशन डिकम्पोज हो जाता है, ब्लड खराब हो जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। उसकी एक वजह बड़ी मलेरिया भी है। मैं एक सब मजमून पढ़ रहा था किसी फॉरेनर का, बहुत पुरानी 20 साल पुरानी बात है, तो वो थैलेसीमिया की भी एक वजह मलेरिया बता रहा था। तो मलेरिया जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपका ब्लड कैंसर तक बना सकता है, आपकी तिल्ली इनलार्जमेंट हो जाती है, लिवर इनलार्जमेंट हो जाता है, एनीमिया ये करता है। लेकिन द शॉर्टकट हम मलेरिया को कैसे डील करते हैं, हम एक डोज नक्स की देंगे, एक ट्यूबर की देंगे, एक मलेरिया की देंगे, और चाइनम सल्फ हम 1 mg की देके रिपीटेड डोज पे चले जाएंगे। मैक्सिमम केसेस आपके इसी से ठीक हो जाएंगे मलेरिया। क्रॉनिक में आपकी नेट्रोम्योर भी आ जाती है, और भी बड़ी दवाइयां की रेपटी में आपको लेकिन आप फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, आप इधर उधर ना जाएं, आपको ये मायूस नहीं करेगा। आपने इमरजेंसी डील करनी है ना, स्टडी बेशक साथ करते रहे, वो मैं नहीं आपको रोकता, लेकिन इमरजेंसी आपको ये निकाल देगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, हम इमरजेंसी से निकल जाएंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया भी जब जाएंगे तब भी ये, अब सीरीब्रल मलेरिया आता है, बंदा मार के रख देता है। और मैंने सीरीब्रल मलेरिया का पेशेंट एडमिट अनकॉन्शियस कॉमे में मैंने डील किया इसी तरह से, और पिम से मैंने उसको उठाया है। चकवाल का एक मरीज था, सीरीब्रल मलेरिया मार देता है। तो हम इसको इमरजेंसी में क्या करेंगे, नक्स, ट्यूबर, मलेरिया एंड चाइनम सल्फ, इस पे फोकस करेंगे, वो उतार देगा। बहुत ज़्यादा यूपिटोरियम या पायरोजिनम की भी इस्तेमाल अगर बुखार नहीं उतरता तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। डायग्नोसिस क्या बनानी पड़ती है, ये पीरियडिकली बुखार होगा, सर्दी से बुखार होगा, टूटेगा फिर आ जाएगा, और
उसने लिखा है पर प्रेजेंटेशन क्या है, इंटरमीडिएट अटैक्स ऑफ चिल, फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, माइल्जिया, वोमिटिंग, ब्रेक करके आएगा। ये जहन में रखें, मलेरिया जो है ना वो लगातार, टाइफाइड लगातार आएगा, मलेरिया ब्रेक करके आएगा, मतलब बीच में थोड़ा वक्फा देता है, सर्दी के साथ आएगा। और लेट स्टेज में जाकर स्प्लीनोमेगाली, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Severe malaria caused by the Plasmodium falciparum, above mentioned symptoms plus organ dysfunction like altered level of consciousness, seizure, shock, pulmonary edema and acute kidney failure। ये गुर्दा भी जाता है, इसके साथ एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, और शॉक, सीजर, झटके लग सकते हैं। जो सेरिब्रल मलेरिया होता है वो झटके आ जाते हैं, मार भी देता है वो। दवाइयां यही चलेंगी। आगे चलते हैं। एम्बियासिस एंटोमीबा हिस्टोरिका मोस्ट कॉमन एजेंट। ये बैक्टीरिया इसका पैरासाइट इसका कॉमन एजेंट है। और प्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेपेटिक एब्सेस, हेप्टोमेगाली, एब्डोमिनल पेन एंड फीवर। इसमें आपको वही नुस्खा जो है नक्स, बेसिलियम एलोज और क्यूप्रो। कितना गिरा गया भाई नजदीक। अभी तो मेनिंजाइटिस रहता है, रूमेटिक फीवर रहता है, रूमेटिक में कुछ कर भी गया हूँ, रूमेटिक रहता है। हाँ जी, चले जी आगे चले। डंगी में कर गया हूँ, डंगी कर गए हम। वायरस, चिकन पॉक्स क्या होगा, दाने होंगे, पसल होंगे, खारिश होगी, बुखार होगा, सिमेट्रिकली आएंगे। पहले रेडिश होगा, फिर उसमें पस आनी शुरू हो जाती है। इसमें ट्यूबरकुलोनियम की एक डोज दें, वायरोलिनम की एक डोज दें, एंटम रोस्टॉक्स ऑल्टरनेट करें। 90% से अबाव केसेस सेटल हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। दाने खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आमद बंद हो जाते हैं। इन केस ये ज्यादा केसेस ठीक कर देगा। क्या करना, ट्यूबर देनी है, वायरोलिनम देनी है या मेलाड्रिनम दे दें, और एक एल्टम टार्ट और रस्टॉक। बड़े में तो कम ही आती है, लेकिन 18 साल के बच्चे भी आ जाते हैं, 17 साल। तो एल्टम टार्ट 1 ml उनमें 2 दिन दे दें, रस्टॉक ऑल्टरनेट करवा दें, और फिर 200 पे आए। बच्चों में 200 पे शुरू में एल्टम टार्ट, रस्टॉक ऑल्टरनेट पे आ जाए। और अगर कोई केस फंसता है, खारिश नहीं रुकती, तो सल्फर 30 की एक डोज देंगे तो खारिश ठीक हो जाएगी। और अगर फिर दाने नहीं ठीक होते, इरप्शन रहती है और खारिश रहती है, तो फिर आपने कॉलीसल्फ देनी है। बस इतना सारा इलाज काफ़ी है इसका, इतना सारा काफ़ी है। बुखार भी 1 दिन में सेटल हो जाएगा, दाने भी ज़्यादा 2-3 दिन लेंगे। आगे चलते हैं। 200 कॉलीसल्फ 200 की 2-3 डोजेज देके दाने गायब कर देगी। अगर फर्ज करें एंटम टार्ट और रस्टॉक, क्योंकि ये एंटम टार्ट रस्टॉक में पानी वाले दाने होते हैं और ये इस पर बहुत अच्छा काम करती है। मैं कोई 20-25 साल से यही यूज़ करवा रहा हूँ और मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको 2-3 या 4-3 दिन से ज़्यादा गया हो। ये
पहले दिन 1 दे दें, अगले दिन 200 पे आ जाए, बच्चों में 200 दे के फिर 30 पे आ जाए, निशान भी खत्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बच्ची थी, उसको चिकन पॉक्स हुए तो वो रो रो के मर गई थी, और वो एडमिट थी अस्पताल में, तो उठा के मेरे पास आए 2 दिन में, वो कहती मेरे निशान कैसे जाएंगे, निशान भी गायब कर देती है। ये वायरोलिनम जो मलेरियम है ना, ये निशान भी उड़ा के देती है। हमारे पास बड़े पुराने केस आते हैं चिकन पॉक्स के और स्मॉल पॉक्स के, बड़े पुराने लोग आएंगे और जो दाग उनको होते हैं, उनको कोई भी बीमारी होती है ना, मैं उनको वायरोलिनम या मलेरियम जरूर देता हूँ। हाँ, इसके तो कॉम्प्लिकेशन जो है ना, इसकी कॉम्प्लिकेशन दी है उन्होंने। डायग्नोसिस यूजुअली मेड क्लिनिकली, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कैन बी डन एंड स्मीड ऑफ द लीजन। तो लीजन से आप टेस्ट दे सकते हैं और एंटीबॉडी फॉर इसके लिए टेस्ट करवा सकते हैं। आगे चलेंगे। मीजल बहुत आता है हमारे यहाँ, मीजल बहुत है, बच्चों को खसरा बहुत होता है। रुबेला कॉजेटिव एजेंट मार्बिली वायरस, ये वायरस है। सिम्टम फीवर है, कॉर्जा है, कफ है, कंजक्टिविटिस है। अच्छा, गला खराब होगा, नज़ला होगा, बुखार होगा तो दाने होंगे। इसकी ज़रा देख लें, गला बुखार, कफ, बुखार, दाने, जिस्म पे रैश आ जाएगा तो समझें कि खसरा है। इसमें फेरमफास है, इसमें काली म्योर है, इसमें ब्रायोनिया है, इसमें पल्साटीला है। लेकिन पिछले 15-20 साल से आप मार्बिलिनम की 1 डोज दें, बुखार घंटे आधे घंटे में सेटल कर देगा, रैश का साइकिल रिड्यूस कर देगा, 2 दिन में रैश गायब हो जाती है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर रह जाए, 1 ट्यूबर की डोज दें और मलेरिया आप दे दें। आपको शाज़र नाजरी ज़रूरत पड़ती है कि आप पल्साटीला पे जाएं, आप ब्रायोनिया पे जाएं, या आप काली म्योर या फेरमफास पे जाएं। पहले हम यही करते थे कि ब्रायोनिया दे देते थे, फिर क्योंकि ये दब जाए ना तो ये भी मेनिंजाइटिस करता है, और मीजल बच्चों को अब नॉर्मल कर देता है। हमारे पास बेशुमार केसेस हैं जिनको मीजल की वजह से वो सेरेब्रल पॉल्सी में चले गए। लिहाजा आप अगर सही इसको यहाँ एड्रेस कर लेंगे, सिर्फ बुखार नहीं उतारेंगे, उसकी जिंदगी भी बचाएंगे। और सप्रेस मीजल जो है वो तबाही फेर के रख देता है। फिट्स पड़ेंगे, सप्रेस मीजल सीधा ब्रेन में जाके अटैक करता है, मेनिंजाइटिस करेगा, फिट्स पड़ते हैं और सारी जिंदगी लोग ठीक नहीं होते। नहीं, एक्यूट में वेट शेड का कोई चक्कर नहीं है। नो, 1 डे 1 आवर रात, उसको मैंने कहा अटैच रखें। रात को क्या बताए, सुबह बताए, रात को बताए, सुबह बताए। आपका उसके साथ, उसके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल, इनको ये जो टेम्परेचर वाले लोग हैं ना, इनको तो स्पेयर ही नहीं करना भाई, ना ना ना, कि 10 दिन महीने की दवाई ले जा, पैसे 1000 रुपया दे दे, नहीं, ये बात ही नहीं है। ये केसेस जो है टेम्परेचर वाले, इनको टाइम नहीं देना आपने, अटैच, ताकि आपको बताएं, अस्पताल ना जाएं। रिपोर्ट जी डॉक्टर ने कहा शामी दसे फर्क पिया, तो शामी दसेगा, शामी नहीं दे, सुबह ले ही जाएगा, उतर जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन लिखिए ना, इनकफ्लाइटिस होगा, निमोनिया हो जाएगा, मम्स, ये बड़ी बला चीज है। ये मम्स, ये खराब हो जाए तो बंदे को बांझ कर देता है। और मम्स का बुखार आप यकीन माने, या मम्स हम 1-2 दिन में सेटल करते हैं, और हम इसको प्रोफिलेक्टिवली भी हम देते हैं। 1 डोज ट्यूबर की दे दें, 1 पैराटाइडिनियम की दे दें, बाकी बच्चे बच जाते हैं इसके। हम इसमें क्या करते हैं, 1 डोज ट्यूबरकुलोनियम की देते हैं और 1 पैराटाइडिनियम की। हम कहते हैं फिर हो तो फिर इसको रिपीट करें, 2-3 दिन में ये सेटल हो जाता है। वैसे इसकी दवाइयाँ बहुत हैं, पल्साटीला भी है, ब्रायोनिया भी है, फेरमफास भी है, काली म्योर भी है,
और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जाना ही नहीं पड़ेगा। आप अपनी तसल्ली के लिए बाकियों पढ़े, लेकिन आपने रेस्क्यू करना है, आपने मम्स को ठीक करना है और बुखार उतारना है, तो बस चुप करके ना ट्यूबरकुलोनियम तो पैराटाइडिनम दे दें ज़्यादा, क्योंकि आपने क्विक एक्शन करना है, क्विक। और इनको भी जाने नहीं देना 2 दिन 1 दिन, सुबह शाम चक्कर लगवाने इनके। उसकी वजह है कि अटैच रखें इनको, नहीं तो भागेंगे ये। अच्छा जी बुखार नहीं लगता, हो चलो जी सेंट्रल अस्पताल चले जाओ, चलो जी फलाने अस्पताल चलो। अटैच रहेंगे। एक्यूट केसेस में अटैचमेंट बहुत ही जरूरी है। क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक क्लिनिकल राज है ये, आपको बता। कभी लालच में नहीं आना लंबे पैसे लेने के लिए लंबी दवाई दे देनी है, ना ना ना। ये एक केस ठीक करेंगे, ये 10 भेजेगा। एक केस ठीक करेंगे 10 भेजेगा। और मैं पूरी सीरीज अब करूंगा इमरजेंसी कैसे हमने डील करनी है, ताकि मैं ये खौफ खत्म करना चाहता हूं होम्योपैथिक के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर कि यार इमरजेंसी हम नहीं डील कर सकते, हम डील करेंगे। ये फियर हमने खत्म करना है। मैंने पूरी सीरीज करनी है, चाहे मेरे पूरे 8 महीने लग जाए। इमरजेंसी हर किस्म की हम डील करेंगे। तो फीवर तो हो गया ना, आपको नशा चढ़ेगा जब आप फीवर ठीक करेंगे। और हमने बड़ी मेहनत से और बड़े सारी अपनी लाइफ की प्रैक्टिस आपके सामने रख दी, सारी लाइफ की प्रैक्टिस रखी है, कुछ नहीं छुपाया हमने। और फिर अगर आप नाकाम होते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। इतना आसान, इतना सिंप्लीफाई दुनिया की कोई साइंस नहीं कर सकती जितना हमने आपको करके दिया। नेक्स्ट चलें जी। मेनिंजाइटिस, रूमेटिक फीवर में कर गया हूं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? दिमाग के अंदर की है, वो जरा लगा दे यार एक दफा, थोड़ा सा शुरू में कर गए हम, शुरू में लगाना, शुरू में था 2 मिनट उसको लगा दे यार, वो रह ना जाए। 3 आवर्स हो गए ना, 3 घंटे। कोई हुआ जी सेटिस्फेक्शन? मेनिंजाइटिस बेसिकली आपकी जो ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होती हैं, उनके अंदर सोजश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ज़ाहिर है ब्रेन के अंदर अगर सोजश हो जाएगी तो वो उसको फिट्स भी पड़ेंगे, उसकी गर्दन पीछे अकड़ जाएगी और बैलेंस नहीं होता। वो तो बिल्कुल बेड से नहीं हो, बिल्कुल इसको इसीलिए गर्दन तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस। The infection and inflammation of the protective covering of the brain and spinal cord। जो ब्रेन के अंदर के जो वाइटल है, वाइट मैटर, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और वो इन्फ्लेमेशन ट्यूबरकुलोस ज़्यादा कॉमनली होती है, लेकिन वो मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, वो आपकी इसकी मीजल की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन, वो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन हम उसको कैसे डील करते हैं? हमारे पास बड़ी मज़े की 2 दवाइयाँ हैं। और मैं आपको बताऊं, कई बच्चे हमने हॉस्पिटल में ट्रीट किए हैं जिनका 15-15 दिन हो गए थे, मेनिंजाइटिस क्योर नहीं हो रहा था। इसमें बहुत अच्छा काम करती है बेलाडोना, इसमें बहुत अच्छा काम करती है जेल्सीमियम, इसमें एलिबोरस बहुत अच्छा काम करती है। एलिबोरस ने बेशुमार बच्चे बचाए मेनिंजाइटिस के। आप ट्यूबरकुलोनियम दें और एलिबोरस, बेलाडोना दे के एलिबोरस दे दें, विद इन अ डेज पेशेंट सेटल होना शुरू हो जाता है। यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, कौन से वो लेके आए थे, एक बच्चा जो था मानसेरे का, हाँ कितना खराब हुआ था, एलिबोरस से ठीक हुआ था ना, पहचान ही नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, एडमिट था यहाँ हॉस्पिटल में, यही था ना, बुरा हाल था। एलिबोरस बड़ी कमाल। ये सनस्ट्रोक में भी बड़ा अच्छा काम करती है, ये सर की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस में एलिबोरस का, बेलाडोना का बड़ा ज्यादा रोल है। मेनिंजाकोकस भी आप दे सकते हैं, इसका आया हुआ है वो, लेकिन हम ज्यादातर ट्यूबरकुलोनियम देते हैं और बेलाडोना फौरन दें और इसको एलिबोरस पे दें। एलिबोरस मजे का काम करती है। हाँ जी, रूमेटिक फीवर ये है जी, बेसिकली इन्फेक्शन है थ्रोट का, और ये स्ट्रेप्टोकोकस इसका कॉज है। गला, जोड़ और दिल,
जोड़ों में ज़्यादा देर नहीं रहता, दिल में जाके बैठेगा, गले से शुरू होता है। और इसका जो है जो टेस्ट है ASOT लेवल चेक किया जाता है। ये कोई 190 को कितना है, उससे अगर इंक्रीज होगा तो आप समझें कि ASO इसको जो है ना रूमेटिक फीवर है। ठीक हो गया जी।